गॉस लॉ समझने के बाद अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ पे। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन होंगे इसके वो यही होंगे कि जो पॉइंट चार्जेस थे उनका तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता था, कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, कितना पोटेंशियल जनरेट करेंगे, वो तो आपको पता था। लेकिन अगर कोई बल्क ऑब्जेक्ट है, अगर कहीं पर ऐसा है कि एक बड़ा सा स्फीयर है जिसके सरफेस के ऊपर चार्ज है, या हो सकता है अंदर चार्ज हो, या हो सकता है कोई प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो, या हो सकता है कोई लाइन चार्ज हो, तो उनकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कितना पोटेंशियल बनेगा, वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जो पहला एप्लीकेशन है इसका वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर, अ कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर अ हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो इनकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा वो हम लोग को देखना है। अब जब बात की जा रही है एक कंडक्टिंग स्फीयर की, अब वो कंडक्टिंग होने दो या हॉलो नॉन कंडक्टिंग होने दो, जो भी चार्जेस होंगे वो तो सरफेस पे ही रहेंगे, है ना। देखो अगर ये सॉलिड हुआ, पूरा का पूरा सॉलिड हुआ लेकिन कंडक्टिंग हुआ, तो चार्जेस आपको कहां मिलेंगे, सरफेस पे। और अगर नॉन कंडक्टिंग है एंड हॉलो है तो अंदर तो चार्ज हो नहीं सकते, क्योंकि चार्ज तो किसी मटेरियल के ऊपर होता है, तो अंदर तो मटेरियल है ही नहीं, तो अगेन जो भी चार्जेस होंगे वो कहां होंगे, एट द सरफेस। तो इन बोथ द सिचुएशन, इन कंडक्टिंग एंड इन नॉन कंडक्टिंग, तो नॉन कंडक्टिंग अगर लेना है तो हॉलो होना चाहिए, और अगर कंडक्टिंग लोगे तो सॉलिड होने दो या हॉलो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्जेस जो है वो सरफेस में ही रहने हैं, ठीक है। तो चलो ये लो, ये चार्जेस जो हैं इसके सरफेस में मौजूद हैं, ये लीजिए, चार्जेस आर प्रेजेंट एट द सरफेस, ऑलराइट। अच्छा, तो अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, इस कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। अब ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि डायरेक्टली लिख दिया 1/4πε q1/r², है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग गॉस थ्योरम लगाएंगे। अच्छा, गॉस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो कैसे लगा सकते हैं हम लोग, तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स का एक फॉर्मूला जो पढ़ा था वो था फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ऐसे कुछ पढ़ा था, इंटू कॉस थीटा, वो तो आएगा ही, है ना, नंबर 1। नंबर 2, फ्लक्स का एक और फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, और ये भी Q क्या होना चाहिए, इनसाइड वाला, और ये किस में हमने पढ़ा था, गॉस लॉ के हिसाब से हमने पढ़ा। तो फ्लक्स के दो फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़ लिए, एक है E डॉट डी ए और एक है Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इन्हीं की हम लोग हेल्प लेंगे, इन्हीं की हम लोग हेल्प लेंगे। लेकिन क्या करना होगा, सबसे पहले हमको एक क्लोज सरफेस बनानी होगी, क्योंकि अगर हमको ये फॉर्मूला लगाना है, ध्यान रखिए, अगर ये गॉस का लॉ लगाना है तो जो बात गॉस ने बोली है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। गॉस ने क्या बोला, मेरा ये फॉर्मूला लगाओ लेकिन क्लोज सरफेस बनाना मत भूलना, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, लगाते हैं ये फॉर्मूला। तो अब यहां पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन इसमें ना अलग अलग पॉइंट है, एक पॉइंट है बाहर, एक पॉइंट है सरफेस के ऊपर, और एक पॉइंट है अंदर, एक बाहर, एक सरफेस पे और एक अंदर। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इनसाइड स्फीयर, इनसाइड स्फीयर, हम स्फीयर के अंदर देखना चाहते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एक काम करें, क्या ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लें, दिस पॉइंट। मान लीजिए कि मुझे पॉइंट P पे ढूंढना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो क्या करूं मैं, एक बना लो भाई, एक सरफेस बना लो। तो ये मैंने एक स्फीयर अंदर बना लिया, आई हैव क्रिएटेड दिस स्फीयर, एक स्फीयर बना दिया। ओके चलो, अब लगा सकता हूं मैं ये फॉर्मूला, फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, लगा सकता हूं, यस बिल्कुल लगा सकते हैं। तो देखो, फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, मतलब ये बन जाएगा ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। उसके बाद देखो, ये जो ई होगा ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो जाता है, 4πr², ये क्या बन जाएगा, 4πr²। वाई,
क्योंकि देखो ये जो मैंने गॉसियन सरफेस लिया है, ये मैंने एक स्पेरिकल सरफेस लिया और इस स्फीयर का जो रेडियस है लेट्स से स्मॉल आर है, तो क्या हो जाएगा e इंटू 4πr², है ना, e इंटू 4πr², e बाहर आ जाएगा एंड 4πr² रह जाएगा इक्वल टू q इनसाइड। अब मुझे बताओ इस येलो सर्कल के अंदर कितना चार्ज है, 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर क्या निकल के आ रहा है, 0। क्या ये चीज कहीं आपने पढ़ी थी कहीं ये चीज पढ़ी थी कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0? कहीं पढ़ा था, याद आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0 हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला आते हैं एट सरफेस। सेकंड वाला इज एट द सरफेस। चलो यहां लिख देता हूं बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो अगर सरफेस का जानना है तो आप एक काम करो, सरफेस के ऊपर एक वो बना लो, सरफेस के ऊपर आप एक क्लोज सरफेस बना लो। तो ये लो जी, मैं ये सरफेस के ऊपर बना रहा हूं, सी ये है मेरा गॉसियन सरफेस, ठीक है। थोड़ा वैसा लग रहा होगा कि ये ऊपर ऊपर जा रहा है, लेकिन समझ जाइए कि मैंने एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर बनाया है, ठीक है। ये देखो ये सरफेस के ऊपर मैंने बनाया है, राइट। तो क्या होगा, क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट? जी हाँ, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। तो क्या ये ई बाहर आ जाएगा? आ जाएगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए? तो देखो ये जो मैंने पिंक सरफेस बनाई है ना, इसका जो छोटा सा एरिया है, ये डी है ना, ये जो पिंक सरफेस बनाई इसका जो छोटा सा एरिया है वो डी है। अगर ऐसे छोटे छोटे डी को मैं ऐड कर दूंगा और ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पर ये जो रेडियस ये निकल के आ रहा है, व्हाट इज दिस इज द कैपिटल आर। कैपिटल आर इसका रेडियस, खुद का रेडियस भी है। ये जो स्फीयर है, आप एक चीज सोचो, मेरे हाथ में एक बॉल है, इस बॉल के ना चारों तरफ मैंने एक पॉलिथीन लपेट दी, इसको एक पॉलिथीन में डाल दिया और ऐसा लपेट दिया। तो देखो क्या ये पॉलिथीन एग्जैक्टली उसके सरफेस के ऊपर आ जाएगा? तो जो भी चार्ज है वो तो बॉल के अंदर है ना, बॉल के ऊपर है। आई मीन टू से कि जो भी चार्जेस है वो तो बॉल के सरफेस के ऊपर है और इसके ऊपर मैंने पॉलिथीन लपेट दी। तो क्या पॉलिथीन के अंदर पूरा का पूरा चार्ज एक्यूमुलेटेड है? यस। और ये जो पॉलिथीन का जो कर्व सरफेस एरिया है, अच्छा स्फीयर के मामले में कर्व बोलो या टोटल बोलो एक ही बात होती है ना, तो ये जो टोटल सरफेस एरिया है इस पॉलिथीन का, क्या वो उस बॉल के बराबर होगा? आपने एक बॉल लिया, पॉलिथीन में डाल दिया और ऐसा करके टाइटली एक उसको ऐसा बांध दिया एक, तो जो कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया बोलो पॉलिथीन का होगा, बॉल का भी तो वही होगा ना, है ना। तो देखो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, डी ए विल बी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू चार्ज कितना है, तो चार्ज अभी क्यू है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है ना, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो क्यू है। ध्यान रखिएगा मैंने लिखा नहीं था, टोटल चार्ज इज क्यू ओवर दिस स्फीयर। तो E इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, 4πr² को राइट हैंड साइड नीचे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/4π एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय r², राइट। ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना, कहां पर बना, एट सरफेस के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ठीक है। ये जो आपने स्फीयर लिया इसके सरफेस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1/4π एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय r²। क्लियर है। अब एक तीसरे पे आते हैं, नंबर सी वाला आउटसाइड सरफेस के बाहर क्या होगा, अब लेट अस अज्यूम दैट कि ये वो पॉइंट है जहां पर मैं पता लगाना चाहता हूं। सी दिस इज द पॉइंट पी जहां मुझे पता लगाना है। ओके तो क्या करना होगा मुझे, यहां से सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनानी होगी। तो ये लो मैंने स्फीयर बनाई, सी दिस इज द स्फीयर, करेक्ट। अच्छा इस स्फीयर का रेडियस क्या है, इस स्फीयर के रेडियस को मैं स्मॉल आर ले रहा हूं अगेन, पर मैं ग्रीन से ले रहा हूं, ठीक है। दिस इज द स्मॉल आर। सी स्मॉल आर जो होता है ना, ये हम लोग रैंडम डिस्टेंस के लिए लिखते हैं, ठीक है। यहां लिख लो स्मॉल आर का मतलब है रैंडम डिस्टेंस, स्मॉल आर इज रैंडम डिस्टेंस एंड कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर है, ओके। तो आउटसाइड क्या होगा, क्या हम ये लॉ लगा सकते हैं, यस। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट,
तो ई का तो ई हो गया। अब क्योंकि आप बाहर चले गए तो आपका रेडियस स्मॉल आर हो गया, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड विल बी इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आया, ठीक है। अच्छा एक बार चाहिए तो मैं ये जो ये वाला आर है ना, इसको ये कर रहा हूँ स्मॉल आर, इसको मैंने ग्रीन से कर दिया। और ये जो पहला वाला आर था, ये देखो ये येलो वाला आर है। खैर ये येलो वाला आर तो वैसे भी गायब हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर, एंड आउटसाइड कितना है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। अब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे यू विल अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, सी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये आर का रिलेशन है आपस में। तो क्या होता है कि दिस इज द सेंटर, ये 0 है, ये सेंटर है, ये रेडियस है और ये रैंडम डिस्टेंस आर। तो जब तक तो आप इस स्फीयर के अंदर हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो ये देखो ये जो रेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। जैसे ही आप रेडियस पे आ जाते हो, आई मीन टू से सरफेस पे आ जाते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है। और जैसे जैसे करके आप दूर जाओगे तो स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे करके आप उस स्फीयर से बाहर जाएंगे वैसे वैसे करके क्या होगा, वैसे वैसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कुछ इस वे में जाना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0। देखो ना आप 0 से लेकर के कैपिटल आर के बीच में हो ना। कैपिटल आर का मतलब क्या है, कि ये जो है ये रेडियस ऑफ मतलब ये सरफेस है, ठीक है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिलेगी, ठीक है ना। और अगर आप इधर बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। और अगर आप सरफेस पे खड़े हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको मैक्सिमम। वही एग्जांपल याद करो, सपोज बिजली चमक रही है, आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, बिजली गिरेगी, आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, बाहर के बाहर ही मुद्दा निपट जाएगा। आपने सोचा एक काम करते हैं, चलो गाड़ी के ऊपर मस्त लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है सरफेस के ऊपर। ये देख रहे हो सरफेस के ऊपर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो गलती से भी गाड़ी के सरफेस के ऊपर मत बैठ जाना, या तो घर ही चले जाओ, पर बरसात में या तो अंदर बैठो, लेकिन गाड़ी के सरफेस के ऊपर मत बैठ जाना। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्लियर है ये हो गया। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद इसी का ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। नेक्स्ट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम सिस्टम है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम डायग्राम की हेल्प लेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, अब बारी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो भाई आगे देखते हैं, जरा देखिए। तो पहला है यहां पर आउटसाइड, नंबर 1 इज आउटसाइड स्फीयर। आउटसाइड स्फीयर पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल याद होगा, पोटेंशियल इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। कुछ पढ़ा है ये, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस स्फीयर के बाहर कितना पोटेंशियल है वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का निकाल चुके हैं, है ना। अभी जस्ट इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम इस E की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बेसिकली गॉस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो गॉस थ्योरम लगा दो, क्योंकि पोटेंशियल निकालते वक्त ये जो E है, E तो ऑलरेडी निकाल चुके हो ना, तो दोबारा थोड़ी निकालोगे, बस आउटसाइड वाले की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये बनेगा V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन क्या था भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर इंटू डी आर, है ना। तो ये बन जाएगा V इक्वल टू माइनस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन और अंदर रह जाएगा r टू द पावर -2 dr। करेक्ट, यही बनेगा। ओके, अच्छा लिमिट क्या होगा जरा बताओ तो, लिमिट क्या होगा, मतलब लिमिट क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर। चलो एक काम करते हैं, वैसे भी ये डायग्राम कुछ खास हेल्पफुल नहीं है,
तो ये हटा देते हैं, है ना, ये देखिए। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस, मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता करना है, मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता करना है। ये पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पे, ये जो पॉइंट है ये सेंटर से r डिस्टेंस पे, ठीक है। और ये एक दूसरा पॉइंट है जो इनिशियली इन्फानाइट पे था, एंड ये है पॉइंट P। पॉइंट P कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, सो दिस डिस्टेंस इज r, ऑलराइट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनिशियली इन्फानाइट पे है, फाइनली कहाँ पर पहुंचा, वो r पे पहुंचा। तो जरा r⁻⁻² को आप पहले तो इंटीग्रेट कीजिए, क्या आएगा, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये बनेगा v इक्वल टू, इंटीग्रेट करने के बाद बनेगा v इक्वल्स टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r⁻⁻² क्या होगा, r⁻⁻1 डिवाइडेड बाय -1, तो r⁻⁻1 डिवाइडेड बाय -1। ओके, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये जो r⁻⁻1 है इसको मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q डिवाइडेड बाय r, पर यार लिमिट तो डालनी पड़ेगी, एक बार r और एक बार यहाँ पर इन्फानाइट, तो लिमिट डालेंगे। सो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q डिवाइडेड बाय, एक बार आएगा 1/r, एक बार आएगा 1/इन्फानाइट, 1/इन्फानाइट तो 0 हो जाता है, तो बचेगा q डिवाइडेड बाय r। सो दिस इज द पोटेंशियल आउटसाइड, ठीक है। कहाँ का पोटेंशियल है, ये आउटसाइड का पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है ये आउटसाइड का है, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन q डिवाइडेड बाय r। यहाँ पर गॉस थ्योरम लगाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता था। मान लो अगर डायरेक्टली आपको डेरिवेशन में पूछा होता कि पोटेंशियल निकालो, तो पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता, फिर पोटेंशियल निकाल पाते हैं हम लोग, ठीक है ना। दूसरा बी वाला, एट सरफेस, एट सरफेस, तो एट सरफेस के लिए क्या हमको अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। एट सरफेस के लिए बस क्या चेंज हुआ था, याद करो, सिर्फ कैपिटल R इंट्रोड्यूस होगा स्मॉल r की जगह पर। इसके पहले अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ये देखेंगे, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आउटसाइड का देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाय स्मॉल r स्क्वायर, तो एट सरफेस का क्या था, कैपिटल R स्क्वायर, बस यही तो फर्क है। तो यहाँ पर भी हम लोग यही काम करेंगे कि ना एट सरफेस के लिए ये जो फाइनली जो हमारा आंसर है ना v इक्वल टू, ये बना देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन q डिवाइडेड बाय कैपिटल R, दैट्स ऑल, q डिवाइडेड बाय कैपिटल R, दैट्स ऑल। बस उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ स्मॉल r कैपिटल R का फर्क था। तो एट सरफेस ये आ गया पोटेंशियल। सी वाला देखिए, सी वाला है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सी वाला इनसाइड सरफेस, इनसाइड सरफेस। अगर आप अंदर गए तब क्या होगा, अगर आप अंदर गए तब क्या होगा, तो ना आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी। ज़रा देखिए, ये है हमारे पास, चलो यहाँ डायग्राम बनाता हूँ मैं थोड़ा बड़ा। ये देखिए, ये हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, दिस इज द स्फीयर। पहले ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फानाइट पे था, अब आपको, अच्छा ओके, ये सेंटर है, ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे था, आपको लेके आना है पॉइंट P पे, आपको इसको लेके आना है पॉइंट P पे। तो आप यहाँ पर दो रास्ते ट्रेवल करेंगे, आप यहाँ पर दो रास्ते ट्रेवल करेंगे। पहला रास्ता होगा सरफेस से लेकर के इधर का, और दूसरा रास्ता होगा पॉइंट P से लेकर के सरफेस का। समझ रहे हो, जैसे आपको गांव जाना होता है तो पहला तो आप यहाँ से ट्रेन में बैठते हो, वहां उतरते हो, तो ट्रेन का भाड़ा अलग देते हो आप, ट्रेन अपना अलग किलोमीटर लेके जाती है, अलग भाड़ा देते हो। वहां से उतर के फिर आप टैक्सी लेते हो, तो टैक्सी में आप अलग गए और टैक्सी की अलग कीमत है। वैसे ही यहां पर आप जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना, ये दो अलग अलग पार्ट में करेंगे। एक वो पार्ट है जब आप इन्फानाइट से सरफेस तक आए, और एक वो पार्ट है जब आप सरफेस से P की तरफ जा रहे हैं। चाहिए तो इसको थोड़ा सा मैं और इधर कर देता हूं, ये लो, ये पॉइंट पे, वैसे तो दिख ही रहा होगा, है ना, वैसे तो दिख ही रहा होगा, ये लो, ये मैंने ये कर दिया। तो दो रास्ते आपको ट्रैवल करने हैं, एक तो इन्फानाइट से सरफेस पे, और एक फिर सरफेस से पॉइंट P पे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, सिर्फ इस वजह से हो रहा है ना। ओके, तो अब यहां पे लिख देता हूं मैं, पहली चीज जो सरफेस से बाहर है वहां के लिए पोटेंशियल क्या होगा, v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। क्यों, क्योंकि आप इन्फानाइट से लेकर के कैपिटल R तक ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। ओके, प्लस
आप करेंगे आगे v इक्वल टू, अच्छा इसको मैं ग्रीन वाले उसमें लिख रहा हूँ, राइट। ये देखिए, ये जो पोटेंशियल होगा टोटल, पहले रास्ता आपने इन्फानाइट से लेके सरफेस तक ट्रैवल किया, और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज पॉइंट r, है ना। तो इन्फानाइट से लेके r ट्रैवल किया, प्लस दूसरा रास्ता जो आपका था वो आपने r से स्मॉल r ट्रैवल किया, है ना। ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल r है। तो अगला रास्ता आपका कैपिटल R से स्मॉल r के बीच में है, तो ये हो जाएगा E डॉट dr, और इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, तो ये बन जाएगा V इक्वल टू, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइडेड बाय r² dr, फ्रॉम इन्फानाइट से लेकर के कैपिटल R, प्लस यहाँ का कितना है, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0 dr। हाँ, ये तो आपको पता है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0, तो ये 0 dr, अच्छी बात हो गई, ये 0 हो गया। और आप जरा नोट कीजिए, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इस चीज को सॉल्व करोगे, तो क्या ये सॉल्व करने के बाद आपको देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं इसको, ये जो है ये सॉल्व करने के बाद आपको देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, जी रुकिए, सॉल्व करने के बाद ये बना 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R, यही बनेगा। इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करके देख लेना, यू विल गेट द सेम थिंग। -1/इन्फानाइट भी होता था, पर -1/इन्फानाइट तो 0 हो जाता है, तो मैंने लिखा नहीं। सो दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड, दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड दिस हॉलो स्फीयर, राइट। तो अब अगर ग्राफ बनाने को जाएं हम लोग, इसका ग्राफ बनाने को जाएं, तो देखो जरा ग्राफ देखो इसका क्या बनेगा। सो दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। y एक्सिस में रखेंगे हम लोग पोटेंशियल को, एंड x एक्सिस में रखेंगे r, दिस इज द सेंटर, दिस इज द कैपिटल R, राइट। आउटसाइड जो है, क्या आउटसाइड का पोटेंशियल घट रहा है, क्या आउटसाइड पोटेंशियल घट रहा है ना। क्या सरफेस पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो देखो इसका जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा बनेगा। अंदर पोटेंशियल यहां से लेकर के यहां तक इस पॉइंट पर, ये देखिए यहां पर पोटेंशियल इज कांस्टेंट, इस पॉइंट तक पोटेंशियल कांस्टेंट, एंड इसके बाद जो पोटेंशियल है वो घट रहा है। सो ओवर हियर पोटेंशियल इज कांस्टेंट, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, एंड कैपिटल R भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, एंड इस पॉइंट पे पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। देख रहे हो, इनको मैं एक अलग कलर से रंग देता हूं। ये देखो सरफेस का पोटेंशियल, देखो जो सरफेस का पोटेंशियल है, क्या वही पोटेंशियल आपको अंदर भी देखने मिल रहा है, जो सरफेस का पोटेंशियल है क्या वही पोटेंशियल आपको अंदर भी देखने मिल रहा है, यस। एंड ये जो आउटसाइड का पोटेंशियल है भाई, वो तो ये है, वो तो धीरे धीरे करके घट रहा है। सीधी सी बात है ना, जैसे जैसे करके आप इस स्फीयर से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे करके पोटेंशियल घटता चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ना, ये येलो वाला ग्राफ है ये, और बाकी ये वाला जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ है, देख रहे हो। तो स्टार्टिंग में कांस्टेंट 0 से लेके R तक, और बाद में घटता चला जाएगा। अब याद करो, इससे पहले जो आपने ये सब पढ़ा था कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बट द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पढ़ा था। इसीलिए देखो पोटेंशियल का ग्राफ कैसा रहा है, सीधा रहा है। जबकि इसके पहले जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पढ़ा था, इससे पहले जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पढ़ा था, दैट वाज, ये देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा पढ़ा था, ये 0 पढ़ा था, है ना। बस वही बात हो गई। तो ये देखो, दिस वाज द एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसको लिख लेना पॉज करके। तो एक बार छोटा सा कंक्लूजन देख लें यहाँ पे, है ना। तो जो यहाँ पर बात बोली गई थी, पहला आउटसाइड की, नंबर 1 वाज आउटसाइड, द फर्स्ट थिंग वाज आउटसाइड। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर, एंड पोटेंशियल था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r। दूसरा
सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था E इक्वल टू 1/4πε Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R एंड पोटेंशियल था 1/4πε Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R, है ना। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिनोमिनेटर में कैपिटल R स्क्वायर आएगा, यहाँ पर कैपिटल R है। एंड जो तीसरा वाला है इनसाइड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 1/4πε, ओह सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाज 0 एंड द पोटेंशियल इनसाइड वाज 1/4πε Q divided by capital R. So this is the conclusion of whatever we have learnt now. ठीक है, तो ये इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इस बार आपके सामने क्या है, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अब क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है एंड सॉलिड है, तो इसका मतलब जो चार्जेस रहेंगे वो सरफेस पे तो रहेंगे ही, लेकिन साइड बाय साइड वो अंदर भी रहेंगे। तो ये देखिए, अंदर भी हमने चार्जेस भर दिए हैं, ठीक है ना। तो देखो, अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 1 विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर, अगेन एक पोजीशन होगी बाहर, एक होगी सरफेस पे और एक होगी अंदर। तो सबसे पहले निकालते हैं एट द सरफेस। नंबर 1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। वैसे भी बात इलेक्ट्रिक फील्ड की हो रही है, तो यहां पे डायरेक्टली मैं लिखता हूं एट सरफेस, नो सॉरी, एट आउटसाइड, एट आउटसाइड द स्फीयर, एट आउटसाइड द स्फीयर। स्फीयर के आउटसाइड क्या होगा, तो क्या होगा, मतलब कौन सा पॉइंट, मान लीजिए हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो गॉस ने क्या बोला कि मेरा फॉर्मूला यूज करो, लेकिन यहाँ पर आपको एक क्लोज सरफेस बनानी पड़ेगी। तो ये जो क्लोज सरफेस है, मैंने यहाँ पर एक क्लोज सरफेस बना दी। वैसे आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, क्लोज सरफेस के नाम पे मैं गोल 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 ही बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्यूबॉइडल नहीं बना रहा हूँ, क्यूब नहीं बना रहा हूँ। क्यों नहीं बना रहा हूँ, इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। तो देखो, मैंने यहाँ पर क्या बनाई, एक स्फीयर बनाया, थोड़ा आड़ा टेढ़ा बनाया, बट समझ लीजिए गोल है वो। तो आउटसाइड में क्या होगा, क्लोज सरफेस तो बना दिया। तो इसने बोला कि भाई फ्लक्स का एक फॉर्मूला तो आपको पहले से ही पता है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, एंड ये जो दूसरा फॉर्मूला है ना, फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0, ये तभी लगाना जब आप एक क्लोज सरफेस बना दोगे, ठीक है। हमने क्लोज सरफेस बना दी, तो अब हम लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो ये बन जाएगा E डॉट ds, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q/ε0। ये जानते हो ds क्या है, ds एक छोटा सा हिस्सा है, ये देखो इस सरफेस पे एक छोटा सा हिस्सा है ds। छोटे छोटे ऐसे ds को जब मैं आपस में ऐड करते रहूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, 4πr²। तो ये देखिए, ये बन गया E इंटू 4π स्मॉल r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस था ना सेंटर से, ये वाला डिस्टेंस, ये स्मॉल r का डिस्टेंस था, रैंडम डिस्टेंस स्मॉल r, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना आउटसाइड, ये कहीं पर भी हो सकता है। स्मॉल r को मैं रैंडम डिस्टेंस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कहीं पर भी हो सकता है, ये सरफेस पे हो सकता है, ये इधर 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 कहीं पर भी हो सकता है, ओके। तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0। तो सॉल्व करने के बाद हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, दैट विल बी 1/4π इंटू Q डिवाइडेड बाय r²। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमको एट द, मतलब एट आउटसाइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमको आउटसाइड। अच्छा याद करो, अभी जो हमने हॉलो वाला किया था, हॉलो वाले में भी क्या बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड यही था, 1/4π Q/r²। यहां पर सॉलिड वाले में भी यही है, 1/4π Q/r²। क्यों भाई, वो तो हॉलो है ना और ये सॉलिड है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होना चाहिए इस पॉइंट पे। सेम कैसे है, आप एक चीज सोचो, मैं आपके सामने दो बॉल रखता हूं, बाहर से दिखने में दोनों सेम है, क्या आप बता पाओगे कौन अंदर से हॉलो है और कौन अंदर से सॉलिड है? चार्ज दोनों में सेम है, चार्ज दोनों में सेम है। हाँ, जो मेटल वाली होगी उसमें सारा का सारा चार्ज सरफेस पे रहेगा, और जो नॉन मेटल वाली है उसमें अंदर भी है, सरफेस भी है, बट देन ऑल्सो दोनों में चार्जेस सेम है। और आप दूर से देख रहे हैं, क्या आप बता पाएंगे ये अंदर से हॉलो है कि सॉलिड है? नहीं है, बाहर से देखने में कभी आपको पता नहीं चलेगा वो सॉलिड है कि हॉलो है। तो चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेम ही होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेम ही होगा, इसलिए हॉलो वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सॉलिड वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सेम आ रहा है। अगर मान लो मैंने वो बॉल आपको हाथ में थमा के दे दी कि ये लो हाथ में देख, हाथ में ले लो, अब बताओ मुझे, अब बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी सेम मिलेगा या अलग अलग मिलेगा? आपने दोनों बॉल को हाथ में उठाया, आप ऐसा देख रहे हैं, क्या उससे आपको पता चलेगा अंदर खोखला है कि नहीं है? क्या उससे पता चलेगा? नहीं। अगेन दोनों बॉल को आपने हाथ में पकड़ा तो दोनों का आर सेम हो गया, दोनों में इक्वल चार्जेस अगर हैं तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा, अगेन सेम हो जाएगा। जरा चेक कर लो, आउटसाइड का तो हमने देख लिया, एट सरफेस का देख लो। तो सेकंड वाला है एट सरफेस, एट सरफेस। तो सरफेस में जरा देखते हैं, तो सरफेस में क्या लॉजिक बनेगा? यही लॉजिक बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बस फर्क ये होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस में ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, है ना? ये देखो, क्योंकि इस बार जब आप सरफेस पे खड़े होंगे तो आप जो सर्कल बनाएंगे, क्या वो सर्कल सरफेस के ऊपर बनाएंगे? सर्कल नहीं मतलब स्फीयर, आप यहाँ पर जो स्फीयर बनाएंगे क्या वो सरफेस के ऊपर बनाएंगे? यस। तो इसी वजह से ई इंटू ये बन जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फर्दर सॉल्व करने के बाद आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। देख रहे हो? तो ये चीज तो हॉलो में भी आया था। तो दो बॉल हैं, एक सॉलिड है और एक हॉलो है, मैं दूर से आपको दिखाऊं, बताओ आप नहीं बता पाएंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि उतनी दूर से इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा, क्योंकि चार्ज सेम है एंड डिस्टेंस सेम है। जब आपने उन दोनों को हाथ में उठाया, क्या अब आप बता सकते हैं कि वो हॉलो है कि सॉलिड है? आप बस हाथ में उठा के देख रहे हैं, आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि सरफेस पे खड़े आप। कब तक नहीं बता सकते? जब तक आप उनको काट ना दें। अब आपने कटिंग किया, देखा और ये देखो अंदर खोखला है, ये देखो सॉलिड है, अब आप बता सकते हैं। एक बार आप अंदर घुसेंगे तो आप बताएंगे ना कि क्या है अंदर से। बाहर से देखने पर हमको तो जुपिटर वैसे दिखाई दे रहा है, राइट? मार्स भी वैसे दिखाई दे रहा है, अर्थ पे तो हम खुद ही रहते हैं, जो मर्क्यूरी है वो भी वैसे दिखाई दे रहा है। तो जब तक एक्चुअली हम लोग जुपिटर के अंदर चले नहीं जाते, वी कांट से कि वो क्या है। हाँ, वो तो चलो आज की डेट में हम लोग पहुंच गए तो हमको पता है कि जुपिटर एक गैस का गोला है। अदरवाइज पुराने टाइम के हिसाब से सोचो, पुराने टाइम के हिसाब से सोचो, जब दूरबीन उतनी नहीं हुआ करती थी कामयाब, तो हमको क्या लगता था जैसे ये प्लेनेट है वो भी वही प्लेनेट होगा, क्योंकि हम दूर से देख रहे हैं। वो तो जब अंदर एंटर करेंगे तो पता चला अच्छा गैस का गोला है क्या ये, ओके ओके। और मान लो अगर जुपिटर के ऊपर वो जो बाउंडर नहीं आते ना, आपको मालूम है ना, हवाएं बहुत तेज चलती हैं, अगर वो भी नहीं चलती, नॉर्मल रहता, तब तो कहाँ पता चलता था कि वो गैस का गोला है भी कि नहीं है। वो तो वहां पर अपने को साइक्लोन दिखाई देता तो मालूम पड़ता वो गैस का गोला है। तो सरफेस पे खड़े रहो या बाहर रहो, यू कांट आइडेंटिफाई। अब अंदर चलते हैं, क्या अंदर कहानी कुछ अलग होगी? शायद हो सकती है। तो थर्ड है इनसाइड सरफेस या इनसाइड स्फीयर। अब इनसाइड में मान लीजिए मैं ये एक पॉइंट ले लेता हूं, सपोज दिस इज द पॉइंट, दिख रहा है आपको, दिस इज द पॉइंट। मुझे पता लगाना है कि इस पॉइंट पे क्या है। तो मुझे ना क्या करना होगा, यहां पर मुझे एक सर्कल बनाना होगा। ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये मैंने एक सर्कल बनाया। अब जरा देखो, पिछली बार हॉलो वाले के मैटर में तो क्या हो गया था कि जब आपने अंदर सर्कल बनाया था या स्फीयर बनाया था तो आपने क्या बोला कि यार अंदर तो चार्ज ही नहीं है, अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज जीरो, ले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मुद्दा ही खत्म हो गया। पर जब आपने ये ग्रीन सर्कल यहां पर बनाया, देखो मैं सर्कल बार बार बोल रहा हूं, एक्चुअली ये स्फीयर है, क्योंकि जितने भी फिगर्स है ना, दीज आर द 3D फिगर्स। वो तो लिखते लिखते मेरे मुंह से बार बार सर्कल निकल रहा है, बट दीज आर द स्फीयर्स, ओके। तो देखो ये जो ग्रीन कलर का जो मैंने स्फीयर बनाया है, इसके अंदर क्या चार्जेस आपको दिख रहे हैं? क्या इसके अंदर आपको चार्जेस दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। तो क्या यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा? यस। हॉलो वाले में तो अंदर चार्जेस ही नहीं थे, तो आपने सर्कल बनाया, मतलब स्फीयर बनाया, देखा अरे इसके अंदर तो चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्या यहां पर इस सरफेस के अंदर, ये जो ग्रीन वाली सरफेस है, इसके अंदर आपको चार्ज दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? होगा। पर सवाल है कि इस ग्रीन वाले के अंदर कितने चार्ज हैं। सवाल यह है कि ये जो ग्रीन सरफेस आपने बनाई है, इसके अंदर कितने चार्ज हैं। हम ये तो जानते हैं कि टोटल चार्जेस क्यू, हम ये तो जानते हैं कि टोटल चार्ज क्यू है। ये देखो यहां पर मैं बनाता हूं, ये देखो ये जो है ये पूरा स्फीयर है ना, पूरे जो चार्ज है क्यू वो तो ओवरऑल हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो क्यू चार्ज है ये तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे तो पता लगाना है कि इतने एरिया में कितना क्यू है, ये जो है ना इतने एरिया में कितने क्यू है, ये जो एरिया है यहां पर कितना क्यू है, ये पता लगाना है। तो चलो इसके लिए एक लॉजिक समझो, जो शायद आपने 10वीं में भी पढ़ा था मैथमेटिक्स में। क्या पढ़ा था कि देखो ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है,
नॉट 4πr², सॉरी 4/3πr³, क्योंकि पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा ना। 4/3πr³ में क्यू चार्ज है, 4/3πR³ में क्यू चार्ज है। इसका मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, Q डिवाइडेड बाय 4/3πr³, यही होगा। जरा सोचो, ये जो वॉल्यूम है ना 4/3πr³, पूरा का पूरा वॉल्यूम, उसमें Q चार्ज है, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, Q डिवाइडेड बाय 4/3πR³। हमें कितना चाहिए, हमें तो ये ग्रीन वाले वॉल्यूम से मतलब है ना, ये देखो हमें तो इस वॉल्यूम से मतलब है जिसको ग्रीन ने ऑक्यूपाई कर रखा है, हमको तो इस ग्रीन वाले वॉल्यूम से मतलब है। इस ग्रीन वाले वॉल्यूम का रेडियस कितना, इस ग्रीन वाले वॉल्यूम का रेडियस कितना, तो भैया इसका रेडियस है स्मॉल r, है ना, इसका जो रेडियस है इसका रेडियस कितना है स्मॉल r। तो एक काम करेंगे हम लोग दोनों तरफ 4/3π स्मॉल r³ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 4/3π स्मॉल r³ मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट, 4/3πr³ लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो देखो क्या बन करके आया, ये बन के आएगा 4/3π स्मॉल r³ इक्वल टू Q इंटू, अच्छा अब देखो 4/3π से 4/3π कैंसिल इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R का होल क्यूब। अब ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपने ये जो ग्रीन स्फीयर लिया ना, आपने ये जो ग्रीन स्फीयर लिया है इसके अंदर कितना चार्ज है, समझ में आया। एक बार वापस समझाता हूं अगर नहीं समझ में आया तो। पूरे स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, Q, पूरे स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, Q, मतलब 4/3π कैपिटल R³ इक्वल टू Q चार्ज। तो अगर यहां से मैं एक वॉल्यूम उठाऊंगा, 1 यूनिट वॉल्यूम उठाऊंगा, तो उसमें कितना चार्ज होगा, Q डिवाइडेड बाय 4/3π कैपिटल R³। पर मुझे तो ये ग्रीन वॉल्यूम का चाहिए ना, मुझे तो ये ग्रीन वॉल्यूम का चाहिए, कितना चार्ज है इसके अंदर, तो ग्रीन वॉल्यूम का क्या होगा, तो दोनों साइड 4/3π स्मॉल r³ 4/3π स्मॉल r³ मल्टीप्लाई किया तो पता चला कि 4/π स्मॉल r³ के पास Q इंटू R बाय कैपिटल R होल क्यूब चार्ज है ना। तो बस बाकी सारी कहानी जो है वो सेम ही रहेगी। क्या सेम होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इंटू ds क्या होगा, 4π स्मॉल r² इक्वल टू Q की जगह पर क्या आ जाएगा, है ना, ये Q की जगह पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Q इंटू R डिवाइडेड बाय कैपिटल R का होल क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। डन। उसके बाद क्या होगा, जो कर सकता है उसे हम लोग कट करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन हमने अलग किया, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, Q इंटू, न्यूमरेटर में बचेगा Q इंटू R³ डिवाइडेड बाय R² इंटू कैपिटल R³, यही बचेगा। अब वापस से कर सकते हैं, R² से ये कैंसिल हो जाएगा। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन QR डिवाइडेड बाय R³, QR डिवाइडेड बाय R³, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। अब एक काम की बात आप यहां पर देखिए जरा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, नहीं लगता, क्यों, क्योंकि ये जो हिस्सा है ना यहाँ पर, ये जो हिस्सा है 1/4π एप्सिलॉन, क्या ये कांस्टेंट है, क्या ये Q कांस्टेंट है, क्या ये R³ कांस्टेंट है, क्या ये जो मैंने पर्पल कलर में डाल रखा है क्या ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेरिएबल कौन है, स्मॉल r ही वेरिएबल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R² है, समझ रहे हो। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या बनेगा, ये देखिए, इसका जो ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का, ये होगा दिस विल बी 0, दिस विल बी कैपिटल R। नाउ अगर आप सरफेस पे खड़े हैं, अगर आप सरफेस पे खड़े हैं तो यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, ये देखो ये सरफेस पे आप खड़े हो, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी और धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। और अंदर की तरफ अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल r। अंदर हो जब आप,
जब आप स्फीयर के अंदर हो तब आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे करके स्मॉल आर बढ़ेगा वैसे वैसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, वैसे वैसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। और जब आप बाहर निकलोगे स्फीयर के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा आपको एट द सरफेस। देखो हॉलो में और इसमें फर्क क्या है, हॉलो में बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सॉलिड में बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, हॉलो के सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड के सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, फर्क सिर्फ अंदर का है। हॉलो वाले में अंदर गए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सॉलिड वाले में अंदर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुआ। जैसे जैसे करके आप अंदर 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 जाते जाएंगे, जैसे जैसे करके आप इस मुट्ठी को छोटा 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 करते जाएंगे वैसे वैसे करके चार्ज कम 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 होते चले जाएंगे। आपने ना इस मुट्ठी को इतना छोटा कर दिया कि आर जीरो हो गया। अगर आर जीरो हो गया तो उस आर की वैल्यू यहां पर जीरो कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो अगर किसी ने पूछा कि सॉलिड स्फीयर में, चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आपको कहां मिलेगा, एकदम अंदर सेंटर में चले जाओ, क्योंकि सेंटर में स्मॉल आर क्या हो जाएगा, जीरो है ना। ये देखो ग्राफ भी वही बोल रहा है ना, सेंटर में चले जाओ तो सेंटर में स्मॉल आर जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। लेकिन हॉलो में कहीं पर भी चले जाओ इनसाइड द स्फीयर, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में इनसाइड द स्फीयर है ना, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर आपको जीरो ही मिलेगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो एग्जैक्ट सेंटर में मिलेगा क्योंकि वहां पर तो कोई चार्ज मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। नेक्स्ट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां पर भी वही बात होगी, तीन पॉइंट होंगे, एक बाहर सरफेस और एक अंदर। तो फर्स्ट वाला है एट आउटसाइड सरफेस, एट आउटसाइड सरफेस। अगर आप सरफेस के बाहर हैं तो, अगर आप सरफेस के बाहर है तो, बाय द वे फॉर्मूला तो हमको पता ही है पोटेंशियल निकालने का, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर, राइट। सो व्हाट दिस विल बिकम, V इक्वल टू माइनस E की जगह पर क्या आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था आउटसाइड, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, राइट। और कहाँ से, इन्फिनिट से लेकर के स्मॉल आर। तो मुझे लगता है ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हॉलो का एंड सॉलिड का बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो बाहर का पोटेंशियल भी सेम रहेगा, है ना। तो सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइडेड बाय आर, जो कि एग्जैक्टली वही है जो हॉलो का था, या ये बोलूं कि डायरेक्टली हॉलो में से हमने निकाला। दूसरा एट सरफेस, एट सरफेस, तो यार एट सरफेस भी तो कहानी सेम ही होगी, है ना, एट सरफेस भी तो कहानी सेम होगी। सो V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। बस अब मैं डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूँ, डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूँ। तो क्या बनेगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R, Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R बन गया। तीसरा इनसाइड, इनसाइड सरफेस, इनसाइड सरफेस। इनसाइड सरफेस कहानी थोड़ी अलग होगी। क्यों अलग होगी, ये देखो इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये देखो ये है आपका सॉलिड स्फीयर, एक पार्टिकल था, पहले वो यहाँ पर आएगा तो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, फिर वो अगले डिस्टेंस यहाँ से ये ट्रैवल करेगा, है ना, दो अलग अलग गाड़ियों में जाएगा। सो दिस इज द सेंटर, सही बात है। तो जो हमने उस वक्त पढ़ा था वही होगा कि जो टोटल पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। कहाँ, दिस इज द इन्फिनिट, दिस इज द कैपिटल R एंड दिस पॉइंट इज स्मॉल r, ये पॉइंट स्मॉल r है। तो इन्फिनिट से लेकर के कैपिटल R तक, है ना, प्लस माइनस इंटीग्रेशन फिर R से लेकर के स्मॉल r, कहाँ पर, E डॉट डी आर। कुछ कुछ ऐसी कहानी बनेगी। तो ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो ये है एंड जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ये है ना। बस फिर उसके बाद क्या होगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो E क्या है, इन्फिनिट से लेके R तक E क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर,
इंटू डी आर फ्रॉम इन्फानाइट से लेकर के आर प्लस माइनस माइनस, ये क्या होगा अंदर की तरफ कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर अलग है ये 1/4 एप्सिलॉन क्यू इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब डी आर। क्या यही आया था? ज़रा देखो, इससे पहले क्या यही आया था? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू आर बाय आर क्यूब है ना, बस उसी चीज़ को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हैं, ये जो हिस्सा है ये वाला, इसका इंटीग्रेशन तो आप कितनी बार कर चुके हैं तो ये तो मालूम ही होगा। इसका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, है ना। और जब आप इस दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये जो 1/4 एप्सिलॉन है ये तो कांस्टेंट बोल के बाहर आ जाएगा, ये क्यू भी बाहर आ जाएगा और ये आर क्यू भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर क्या होगा, आर टू द पावर पहले 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। तो 1 + 1 क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। उसके बाद आप जब लिमिट डालोगे, अच्छा यहाँ पर लिमिट क्या थी, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो जब आप लिमिट डालोगे कैपिटल आर स्मॉल आर तो क्या ये ऐसा बन जाएगा r² / 2 माइनस कैपिटल R² / 2, कलेक्टिवली क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल R² डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये जो है ये वाला पार्ट बन जाएगा -1/4 एप्सिलॉन इंटू स्मॉल r², अच्छा ये क्यू भी तो होगा, है ना। तो चलो क्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस ये लो क्यू इंटू स्मॉल r² माइनस कैपिटल R² डिवाइडेड बाई 2। ये देखो इंटीग्रेशन वाला पार्ट मैंने यहाँ राइट साइड में कर रखा है। अब क्या, अब आप एक काम कर लीजिए, q डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस r² माइनस कैपिटल R² डिवाइडेड बाय 2। लेकिन ये जो r³ है, ये r³ तो हमने मिस कर दिया, तो यहाँ पर 2 तो आएगा, 2 के साथ ये तो 2 आएगा, 2 के साथ r³ भी आएगा, 2r³ है ना। चलो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब ये इसके बाद तो नॉर्मल अलजेब्रा है जो आपने 10वीं तक पढ़ा था, वही है ये। सो v इज़ इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन क्रॉस मल्टीप्लाई, या क्रॉस मल्टीप्लाई से बेटर है कि r कॉमन ले सकते हो यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखो r कॉमन ले सकते हो, तो अगर हम लोग r कॉमन ले लेते हैं, r कॉमन ले लेते तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस ये r² माइनस r² डिवाइडेड बाय 2r² डिवाइडेड बाय 2r²। ये हो गया फिर q डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन इंटू r, 2r² इंटू 1 2r² माइनस r² प्लस कैपिटल R² डिवाइडेड बाय 2r²। देखो ऐसा मत समझना कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है, मुद्दा तो सिर्फ इधर तक ही था, ये इधर तक, इसके बाद का तो सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, इसके बाद वाला तो आप वैसे ही कर सकते हो, उसमें दिमाग थोड़ी लगाना है, ये तो बस सॉल्व करते रहो। तो 2r² प्लस r² कितना हो गया 3r², तो q डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन इंटू r इंटू 3r² माइनस r² डिवाइडेड बाय 2r² डिवाइडेड बाय 2r²। तो ये जो पोटेंशियल का फॉर्मूला बना, ये जो पोटेंशियल का फॉर्मूला बना, ये बना 1/4 एप्सिलॉन q इंटू 3r² माइनस स्मॉल r² डिवाइडेड बाय 2r²। दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। ये फॉर्मूला बन के तैयार हो रहा है, किसका, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, और वो भी कौन सा, सॉलिड स्फीयर। वो भी किसकी बात हो रही है, सॉलिड स्फीयर की, ठीक है। वैसे अगर एकदम सेंटर में चले जाओ, एग्जैक्टली एट सेंटर, है ना, वैसे अगर एट सेंटर में चले जाओ, देखो फॉर्मूला आ चुका है, जस्ट एक केस है ये। अगर हम लोग सेंटर की बात करें, एकदम पिन पॉइंट, अगर आप सेंटर में चले जाएं तो सेंटर में ये जो स्मॉल r है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से पोटेंशियल क्या होगा वहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन q इंटू 3r², ये -0² हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2r²। तो कैंसिलेशन, r² से
लगता है यहाँ पर कुछ और भी है, तो ये आर क्यूब है एक्चुअली, है ना, ये 2r क्यूब है, दिस इज 2r क्यूब। जल्दीबाजी में मैंने आर स्क्वायर लिख दिया था क्योंकि r इंटू ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनाएंगे 2r क्यूब, राइट। तो 2r क्यूब है ये, तो इससे ये कैंसिल हुआ, इसको और क्लियर कट लिख देता हूँ मैं, दिस इज 2r क्यूब, r स्क्वायर से ये पावर कैंसिल, सो द पोटेंशियल एट द सेंटर, याद रखना ये केस है बस, पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q 3Q divided by 2R, 3Q divided by 2R, this is the potential at the center, क्लियर। अब बारी है फिर ग्राफ की, ग्राफ पे चलते हैं। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये देखो, ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, दिस इज द वोल्टेज एंड दिस इज द R, ये 0 है, ये कैपिटल R है। एक बात तो बड़े अच्छे से जानते हैं आप कि भाई अगर आप सरफेस पे खड़े हैं तो पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, है ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, राइट। ऊपर सरफेस पे खड़े हैं तो पोटेंशियल मैक्सिमम निकल के आता है, लेकिन अगर आप अंदर गए तो क्या होगा, अगर आप अंदर गए तो क्या होगा, अगर आप अंदर गए तो क्या होगा, तो जो फॉर्मूला आप देख रहे हो क्या, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q इंटू 3r स्क्वायर बाई 2r क्यूब माइनस आर स्क्वायर। अब इसमें अगर इन चीज़ों को गौर करो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट, q कांस्टेंट, r क्यूब कांस्टेंट, 3r स्क्वायर कांस्टेंट, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे जैसे करके आप सेंटर की तरफ जाएंगे, सुनो ध्यान से, ये r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, स्मॉल r स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे एक इसके लिए ऐसा समझो, सपोज 5 माइनस आर है, सपोज 5 माइनस आर है, इस केस में अगर r की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये जो नेट रिजल्ट है, मान लीजिए नेट रिजल्ट इज y, मान लीजिए ये एक इक्वेशन मैंने दे रखी है y इक्वल टू 5 माइनस आर, अगर r की वैल्यू कम होगी तो मुझे बताओ ये जो y है ये बढ़ेगा कि कम होगा, अगर ये जो r की वैल्यू घट रही है तो y की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, ऑब्वियसली y की वैल्यू बढ़ेगी। वही लॉजिक यहाँ पर भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ना माइनस स्मॉल r स्क्वायर है, तो जैसे जैसे करके आप सेंटर में जाओगे वैसा वैसा करके स्मॉल r की वैल्यू घटेगी तो ये जो v होगा ये बढ़ेगा, इसलिए ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कुछ ऐसा बन के जाएगा, दिस ग्राफ विल बी लाइक दैट, ठीक है, समझ में आया, ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा बन के आएगा, तो आप बोल सकते हैं v is inversely proportional to the minus r square over here, v is inversely proportional to the minus r square over here, clear है ये चीज। So this was the end of the topic, knowledge होना अलग है and एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना अलग। तो अगर आप किसी भी टॉपिक की और डिटेल जानकारी चाहते हैं या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर बोर्ड एंड एंट्रेंस, तो डाउनलोड कीजिए पुरशोरा क्लास ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पे आपको ढेर सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। एंड फाइनली प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर न्यू नोटिफिकेशन।